हेलो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन एमजेसी MIC 02। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट सीरीज है, फोर्थ सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द फुल कोर्स यू मे गो टू एंड्रॉइड एंड वहाँ पे जाकर आप टाइप कीजिएगा ठाकुर सर एकेडमी, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर इंक्वायरी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9155545177। रिपीट नंबर 9155545177, ये नंबर है, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं फॉर एनी कोर्स। ठीक है, जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि टू वेव ट्रेन्स री इनफोर्स इच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देर आर टू वेव्स, दो वेव है। ठीक है, दो वेव है और दोनों इसको क्या करता है, री इनफोर्स करता है। ठीक है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? ठीक है, तो कहता है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो जब दो वेव एक डायरेक्शन में जाएगा तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि फेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि फाई 1 जो है वो फाई है। ठीक है, फेज फाई 1 क्या है, फाई है, और फेज फाई 2 क्या है, वो भी फाई है। तो जब फेज कांस्टेंट, जब फेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, सॉरी 0 होगा। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बराबर होगा फाई 2 - फाई 1। ठीक है, फाई 2 कितना है, फाई, और फाई 1 कितना है, फाई। फाई माइनस फाई कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो योर आंसर विल बी आंसर ए। ठीक है, तो ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्या हुआ कि जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जाएगा या दो वेव आपस में क्या करेगा, री इनफोर्स करेगा। ठीक है, इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फेज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सेकंड प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि व्हेन अ वेव सफर्स रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री ऑफ रिजिड वॉल और डेंसर मीडियम। ठीक है, देन चेंज इन फेज कितना होगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये एक वॉल है, रिजिड वॉल है, और यहाँ से आप एक वेव को ले जा रहे हो, ऐसे वेव जा रहा है। क्लियर है? तो जब ये वेव यहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा, ये वेव यहाँ से वापस आएगा। क्लियर है? तो जो वेव जा रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंस वेव। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस वेव। जो जा रहा है वो इंसिडेंस वेव है, और जो वेव वापस में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव। देखो, इंसिडेंस वेव जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वेव क्या है, नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है। ठीक है, और ये क्या आपका ओरिजिन है। तो इंसिडेंस वेव इधर जा रहा है और रिफ्लेक्टेड वेव इधर आ रहा है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, बताइए। तो एंगल होगा 180 डिग्री, दैट इज पाई, और यही इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। तो डी इज राइट आंसर। तो डी क्या होगा, इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड प्रश्न है कि वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव आर गिवन, मतलब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव पहले होता है, इसको समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, जो सोनिक वेव है, ठीक है, उससे ज़्यादा जिस वेव की फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, तो बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और जो सोनिक वेव है उससे जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंफ्रा। क्लियर है? तो अल्ट्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Vn λ/d/dn, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। अब देखिए अल्ट्रासोनिक वेव फ्रीक्वेंसी, अब इसको समझिए, ये भी कॉन्सेप्ट है, समझिए इस चीज़ को। देखिए, जो ऑडिबल रेंज होता है, मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, तो ह्यूमन का जो ऑडिबिलिटी होता है, मतलब ह्यूमन सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो यानी आपका जो जो क्या कहते हैं ईयर है, वो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, के एच का मतलब किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज। तो ये जो रेंज है इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। इस पे 3-4 क्वेश्चन आगे हैं। ठीक है, तो ऑडिबल रेंज बोलते हैं। तो जब किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, इसका मतलब अल्ट्रासोनिक हुआ। क्या हुआ? अल्ट्रासोनिक हो गया। ठीक है, तो मोर देन 20 किलो हर्ट्ज दैट इज अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। और लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 किलो नहीं, लेस देन 20 हर्ट्ज, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, इंफ्रा। क्लियर है? तो जो ह्यूमन हियर है, मतलब कि आदमी का जो कान है, वो कितना सुनेगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। तो ऑडिबल रेंज से जो ज़्यादा होगा, अपर लिमिट से ज़्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक।
और उससे जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि अल्ट्रासोनिक वेव है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मोर देन 20 किलो हर्ज। अल्ट्रासोनिक मोर देन 20 किलो हर्ज, और इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ज। बताइए राइट आंसर क्या होगा, 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होगा तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न क्या है देखिए, इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक क्या पढ़े थे अभी, देखो डायग्राम बताया था ना अभी, इंफ्रासोनिक का मतलब क्या होगा, लेस देन 20 हर्ज, लेस देन 20 हर्ज। इंफ्रासोनिक है लेस देन 20 हर्ज, तो इसका मतलब ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव डिपेंड अपॉन, देखिए ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, कौन से मीडियम से ये पास कर रहा है। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि ह्यूमन ईयर मतलब कि जो ऑडिबल रेंज है वो कितना होता है, 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ। ठीक है, तो कौन सा ऑडिबल रेंज, मतलब 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज, तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मोर देन 20 किलो हर्ज क्या होगा, अभी बताए थे अल्ट्रासोनिक, और लेस देन 20 किलो हर्ज क्या होगा, इंफ्रासोनिक। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर है, इंफ्रासोनिक। अगला प्रश्न क्या है देखिए, द मेन फीचर ऑफ म्यूजिकल साउंड इन द वेव इज, देखिए म्यूजिकल साउंड की खास बात क्या होती है, देखिए नोड और एंटी नोड बनाता है। ठीक है, म्यूजिकल साउंड जो होता है वो आपका स्टैंडिंग वेव होता है। क्लियर है, तो क्या होता है, ये स्टैंडिंग वेव होता है, और इसमें वेव इस तरह से ट्रैवल करता है। क्लियर है, तो वेव इस पैटर्न में को फॉलो करता है। क्लियर है, ये पैटर्न क्या, ये पैटर्न का रेगुलर पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रेगुलर एंड यूनिफॉर्म पैटर्न। तो क्या होगा इसका आंसर, रेगुलर एंड यूनिफॉर्म पैटर्न का। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वेव का नेचर कैसा होता है, वेव कैसा होता है, वेव होता है स्टैंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस वेव जो होता है, स्टैंडिंग वेव जो होता है, ठीक है, इसमें पॉइंट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड क्या होता है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं उसको, ए जब जीरो होगा, एम्पलीट्यूड जब जीरो होगा उसको नोड बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो आप आगे देखिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसको बोलते हैं एंटी नोड। जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्स होगा, तो हम बोलते हैं एंटी नोड। नोड एंटी नोड क्या है, क्लियर हो गया। ठीक है, स्टैंडिंग वेव क्या है, क्लियर हो गया। ओके, तो म्यूजिकल साउंड के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा कि म्यूजिकल साउंड का पैटर्न कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, रेगुलर और यूनिफॉर्म होता है। म्यूजिकल साउंड में कौन सा वेव फॉर्म होता है, तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है। क्लियर है, म्यूजिकल साउंड में जो वेव फॉर्म होता है उसमें नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है। तो नोड का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड। एंटी नोड का मतलब क्या है, एंटी नोड का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एंटी नोड इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, देखिए साउंड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी आई बराबर, ठीक है, प्रेशर पी बाई 4 पाई r²। क्लियर है, सॉरी पी पावर है तो पी बाई 4 पाई r²। क्लियर है, तो इंटेंसिटी होता है पी बाई 4 पाई r²। यदि हम पी को कांस्टेंट मान ले, और फोर पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, तो पी को यदि हम कांस्टेंट मान ले और 4 पाई क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी में जो वेरिएशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r⁻²। ठीक है, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए, ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। ठीक है, इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो, आई इक्वल टू पी बाई 4 पाई r²। पिच, पिच जो है होता है वो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी का जो मेजरमेंट होता है वो पिच होता है। ठीक है, तो पिच क्या है, पिच जो है मेजरमेंट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज। क्या होता है यूनिट इसका, हर्ज, Hz हर्ज, ये इसका यूनिट होता है। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़िए, तो पिच ऑफ साउंड रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका C होगा। ठीक है, तो इट्स आंसर इज सी। अगला प्रश्न क्या है देखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव हर्ड इज वेरीज एज, ठीक है, वेरीज एज। अब देखिए आई इक्वल टू क्या है, प्रेशर बाई 4 पाई r²। तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर पी। ठीक है, प्रेशर पी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
अगला प्रश्न क्या है देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन हेयर, तो ये डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा साउंड का, ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, लोएस्ट चेंज इन इंटेंसिटी लेवल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई, ये फैक्चुअल प्रॉब्लम है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमन हेयर होता है, ओके, तो वो जो लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा, वो कितना करेगा, वो करेगा 1 डेसिबल, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, याद करना है, रिवाइज करना है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, द मोस्ट रिमार्केबल इक्वल टेम्पर्ड म्यूजिकल स्केल, ये 10 टोन होता है, ठीक है, 10 टोन होता है, ओके, यहाँ भी सेम चीज़, स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा, नोट फॉर्म होगा, एंटी नोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो गुड ऑडिटोरियम होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑडिटोरियम में क्या होता है, इको होता है, तो इको साउंड को क्या कहते हैं, मिनिमाइज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवेबरेशन, क्या बोलते हैं, रिवेबरेशन, इसका मतलब क्या होता है, जो इको है किसी ऑडिटोरियम के अंदर जो इको है उस मतलब उसको कम कर दो, दैट इज कॉल्ड रिवेबरेशन। तो यदि ऑडिटोरियम गुड है तो क्या करेगा, इको को हमें मिनिमम करना पड़ेगा, तो रिवेबरेशन टाइम शुड बी नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल, ठीक है, क्या होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, फॉर द रिवेबरेशन फ्री हॉल द वॉल एंड सीलिंग शुड बी कवर्ड विथ मटेरियल हैविंग डैश 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 एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, क्लियर है। तो देखो एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो कोई हॉल है, ठीक है, वो इको कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जिस हॉल में इको ज़्यादा होता है वहाँ पर फोम वगैरह हम लगाते हैं, तो फोम लगाने का पर्पस क्या होता है कि उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो इको को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इन कारणों से क्या होगा, जो पर्टिकुलर ऑडिटोरियम होगा या ये जो हॉल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इको फ्री होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जो क्या करता है, जो इको को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर है, ठीक है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, तभी क्या करेगा, तभी ये मैक्सिमम साउंड को इको को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोबारा प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या है, फॉर द रिवेबरेशन फ्री हॉल द वॉल ऑफ सीलिंग शुड बी कवर्ड विद मटेरियल हैविंग, पहला क्या है, स्मॉल एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो क्या होगा, इको हाई हो जाएगा, जीरो, तभी इको हाई हो जाएगा, तो हाई के केस में क्या होगा, इको जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, एट नोडल पॉइंट, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, देखो यहाँ पे ये होता है नोडल पॉइंट, जैसे स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, क्लियर है, स्टैंडिंग वेव है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का कांस्टेंट नहीं होता है, तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है, ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्लियर है। अब ये जितना भी पॉइंट आपको दिख रहा है, पॉइंट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, यहाँ पे क्या है, जीरो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे क्या है, जीरो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे जीरो एम्पलीट्यूड है, तो इन सब पॉइंट को हम नोड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, नोड। तो नोड इज पॉइंट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, क्लियर है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो ये जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, क्लियर है, एंटी नोड, एंटी नोड। देखो एंटी नोड पे जो एब्जॉर्ब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो आपका होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एट नोडल पॉइंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, तो क्या होगा, वो मिनिमम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एन आपका मिनिमम होगा, यहाँ पे एन क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे एन मैक्स। अगला प्रश्न क्या है देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब एक चम्मच टाइप कोई चीज़ ले लीजिए, वही ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ठीक है, तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी 480 हर्ज है, इसको हम यूज करते हैं टू वाइब्रेट अ सोनोमीटर, उसको हम किसी सोनोमीटर को वाइब्रेट करवाते हैं, और सोनोमीटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ज, ठीक है। तो वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखो वायर की फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 480 हर्ज, क्लियर है। तो वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 480 हर्ज होगी, ठीक है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 480 हर्ज, इसको हम यूज करते हैं वाइब्रेट करने के लिए सोनोमीटर वायर, जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है, 410 हर्ज है, ठीक है, तो वायर विल वाइब्रेट, सेम क्वेश्चन है, क्लियर है। तो सेम क्वेश्चन में क्या किया, बस यहाँ पे वहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना 240 है, ठीक है, 240 है, यहाँ पे कर दिया है 410, ठीक है। बट मैंने बताया था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, वायर की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर, ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 480 हर्ज, इसका आंसर भी क्या होगा, 480 हर्ज होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ पर वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड, ठीक है, व्हेन एक्साइटेड बाय ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 416 हर्ज, ठीक है।
इफ द लेंथ इज डबल्ड कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट द स्ट्रिंग विल बी, देखिए सिंपली क्या करना है, जो सोनोमीटर का जो वायर होगा, ठीक है, वो सिंपली डिपेंड करेगा किसके ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अदर पैरामीटर में कुछ भी वेरिएशन लेकर आइए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आ रहा समझ में। तो अदर पैरामीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरली क्या होता है, वो आपको डिपेंड करता है 1/12 √ f/μ पे डिपेंड करता है, आ रहा समझ में। यानी कि फ्रीक्वेंसी एल के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, एफ के अनुसार वेरी करेगा, म्यू के अनुसार वेरी करेगा, ठीक है, उससे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। ये डिपेंड करेगा सिंपली किसके ऊपर, डिपेंड करेगा कि जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी की थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 416 है, 416 हर्ट्ज है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो एज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, द ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स अलोंग जेड एक्सिस। पहली बार ट्रांसवर्स वेव होता क्या है, ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, क्लियर है। तो ये ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स अलोंग जेड एक्सिस, ट्रांसवर्स वेव जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैवल कर रहा है, मान लो जेड एक्सिस के ट्रैवल कर रहा है, तो ये जेड एक्सिस है। ये तुम्हारा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा। ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओरिजिन हो गया। तो द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मस्ट मूव। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम क्या होता है, प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर किसके होगा, परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई प्लेन के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इन द एक्स वाई प्लेन। अगला प्रश्न क्या देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं होता जी, ठीक है, पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वेव इस तरह से जा रहा है, तो आपने क्या किया, बीच में लगा दिया पोलराइडर, ठीक है, लगा दिया क्या पोलराइडर, ठीक है, पोलराइडर। तो पोलराइडर जो है, ठीक है, वो वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो क्या करता है, वो मतलब पोलराइजेशन के डायरेक्शन में मूव करता है, तो वेव पास हो जाता है, वेव ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो मतलब वेव क्या पोलराइज नहीं हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पोलराइज, जो परपेंडिकुलर वेव होगा वही पोलराइज होगा, ठीक है। वेव मूविंग इन अ गैस। तो जो वेव गैस में मूव करेगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, लिख लीजिए इसको, ठीक है। जो गैस में मूव करता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जो वेव ट्रैवल करता है सॉलिड और लिक्विड में वो ट्रांसवर्स, वो ट्रांसवर्स होता है। एक स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है नोड एंटी नोड, तो बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। यहाँ पे ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, क्लियर है, नोड और एंटी नोड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। मतलब एक पार्ट इसका फिक्स है और अदर पार्ट क्या है, इसका फ्री है, ठीक है जी, फ्री है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, तो ये लेमडा का मल्टीपल होता है, एन लेमडा होता है, क्या होता है, एन लेमडा, इट इज एन लेमडा, ठीक है। मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा कि द एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट इन द स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो चलिए ये आपका लास्ट था, लास्ट सेट फोर था, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से आप एग्जाम दीजिए, ओके, ऑल द बेस्ट।